अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजी स्टडी बाय सर्वर। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक अबाउट अवॉइड रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, आरफिड भी जिसे कहा जाता है, और ये ईटिंग डिसऑर्डर की एक टाइप है जिसको हम डिफरेंट अंदाज में देखेंगे कि इसके अंदर इसका मतलब क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके की फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या हेल्थ रिस्क जो है इसके अंदर होते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड डिसऑर्डर आरफिड की डेफिनेशन। दैट फूड इनटेक डिसऑर्डर, जो आरफिड है ये ईटिंग डिसऑर्डर है जो करेक्टराइज किया था बाय परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डिसइंटरेस्ट इन ईटिंग, यानी कि पर्सन का खाने पीने के चीज़ों में इंटरेस्ट ना होना। अब इसकी जो है वो अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन फॉर नॉट रिलेटेड टू बॉडी इमेज कंसर्न, ये जो है वो जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता है कि बॉडी इमेज की वजह से लोग खाना नहीं खाते, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी शेप को मेंटेन रखने के लिए खाना छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो नहीं है, ये डिफरेंट है। इसमें जो है वो की फैक्टर्स ये हैं कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस और फेलियर टू गेन वेट इन चिल्ड्रन, उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और जो है डिपेंडेंस एंड सप्लीमेंट ऑन ट्यूब फीडिंग, और उसके साथ साथ इंटरफेरेंस विद डेली लाइफ एंड सोशल फंक्शनिंग। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। एक तो कहीं ना कहीं बॉडी इमेज का जो है वो बॉडी इमेज नहीं बल्कि वेट गेन, कि वेट ना बढ़ जाए, उसकी वजह से फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं इसके अंदर। ईटिंग डिसऑर्डर, इस फूड रिस्ट्रिक्शन की वजह से पर्सन जो है वो ऐसी डिपेंडेंसीज पर आ जाता है कि उसे सप्लीमेंट्स ट्यूब फीडिंग के ज़रिए लेनी पड़ती हैं। फिर इंटरफेरेंस ऑफ विद डेली लाइफ और सोशल फंक्शनिंग इश्यूज जो है वो पर्सन के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। अब इसके जो है वो कॉमन रीजंस क्या है फॉर अवॉइडेंस ऑफ फूड। कॉमन रीजंस में लेक ऑफ इंटरेस्ट इन ईटिंग फूड इन जनरल, यानी कि खाने में इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होता, खाने को दिल ही नहीं करता। फिर सेंसरी इश्यूज जिसमें टेस्ट, स्मेल और टेक्सचर, अपीयरेंस, कुछ लोगों को फूड की पसंद नहीं आती, उसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं। फेयर ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस जिसमें चोकिंग, वॉमिटिंग और एलर्जी रिएक्शंस वगैरह के, मुझे ये खाने से ये एलर्जी हो सकती है, ये खाने से ये एलर्जी हो सकती है, मुझे वॉमिट हो सकती है, और या फिर मेरा खाना मेरे गले में फंस जाएगा तो मेरा सांस रुक जाएगा, इस तरह की फैक्टर्स, फेयर फैक्टर्स आना। फिर उसके बाद जो है वो सिम्टम्स आते हैं जो कि लिमिटेड है, जिसमें वेरी लिमिटेड रेंज ऑफ फूड एक्सेप्ट करते हैं ये पर्सन। फिर इसका अवॉइडिंग ईटिंग इन सोशल सिचुएशंस, यानी कि लोगों के दौरान, भीड़ के दरमियान खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं कर पाते, खा ही नहीं पाते, हेजिटेशन होती है। फिर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाता है, आयरन विटामिन डेफिशिएंसीज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर फटीग और पुअर ग्रोथ इन चिल्ड्रन स्पेशली, क्योंकि जब विटामिन ही पूरे नहीं होंगे और जो आयरन डेफिशिएंसीज ही कंप्लीट नहीं होंगी तो फिर एंजाइटी, डिप्रेशन तो क्रिएट होगा। उसके साथ कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सेंसरी सेंसिटिविटीज़ हो जाती हैं, यानी कि कॉमन जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरफ जाना शुरू हो जाता है पर्सन, बच्चा, स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर। उसके साथ साथ फिर ट्रॉमेटिक इवेंट भी इसके साथ रिलेट करते हैं कि फूड रिलेटेड एक्सपीरियंसेस के अंदर चोकिंग या वॉमिटिंग की कोई ऐसी कंडीशन आई हो जिसमें सवेयर किस्म का जो है वो उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस की हो, तो उस चीज़ की वजह से ये जो है वो चीज़ डिवेल्प हो सकती है। फिर कॉक्सिंग, मेंटल हेल्थ कंडीशंस में प्रॉब्लम हो जाना, ओसीडी होना, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अगर किसी के अंदर डिवेल्प हो रहा है तो उसके अंदर भी इशू होता है। फैमिली हिस्ट्री, फीडिंग, ईटिंग इश्यूज़ की वजह से भी ये डिवेल्प होता है। फिर उसके बाद हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर मेल न्यूट्रिशन होना, ग्रोथ का डिले हो जाना इन चिल्ड्रन, गैस्ट्रोइशनल प्रॉब्लम क्रिएट होना, और सोशल आइसोलेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शो होती है हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर कि बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, हाइट नहीं बढ़ती, वेट नहीं गेन होता, और फिर उसके साथ साथ स्टमक प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो, क्योंकि जब बच्चा खाएगा ही नहीं, फूड रिस्ट्रिक्शन होगी तो फिर जो है वो पेट के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे खाली रहने की वजह से, और फिर सोशल लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे। और उसके साथ साथ फिर अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की तो सबसे पहले साइकोथेरेपी, यानी कि स्पेशली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर आरफिड में जो है वो CBT-AR, इसे इसका नाम दिया गया CBT-AR, ये यूज़ की जाती है। उसके साथ साथ फिर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़
रिहैबिलिटेशन सेंटर विद डाइटेशंस, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। डाइटेशन के थ्रू जो है वो बच्चे को भी गाइड किया जाता है, उसके पेरेंट्स को भी गाइड किया जाता है, और जो अगर अडल्ट हैं तो उनको भी गाइड किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर एनर्जी एंड इंटीग्रेशन, कि आप खाएंगे पिएंगे तो आपको एनर्जी आएगी, आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होंगे। उसके बाद फिर मेडिकल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की। मेडिकल मॉनिटरिंग के अंदर जो है वो फिज़िकल हेल्थ और डेफिशिएंसीज, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि ऐसी कौन सी वजह है, कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसके अंदर ज़्यादा है, उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सो मच। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।